एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th फिजिक्स ग्रेविटेशन का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से अधिकतर लोगों ने ग्रेविटेशन वर्ड पहले सुन रखा है, क्योंकि 11th में आकर के ग्रेविटेशन आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो। हम बचपन से ही ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बातें करते हैं, वही पुरानी कहानियां कि भैया एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंक भी रही हूं तभी भी ये नीचे ही आ रहा है, ऐसा क्यों? जब बारिश होती है तो बारिश ऊपर से नीचे की तरफ ही हो रही होती है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि प्लैनेट्स, ये मूव कर रही होती हैं एक ऑर्बिट में और ये वहीं पे रह रही होती है। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि मून जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है वो अर्थ के ऊपर आ गिरे, क्यों नहीं गिरता है? वो वहीं पे क्यों उसी ऑर्बिट में मूव करता है? उसी तरह जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं वो कैसे और क्यों एक ही जगह पर मूव करते रहते हैं? और इस तरह के बहुत सारे सवालों का आंसर करता है फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी की अगर हम बात करें, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यार कई साल लग गए ग्रेविटेशन की थ्योरी को आने में। इतना ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफी सारा काम किया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड फाइनली आज जो हम अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन की, वो शुरू करेंगे विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ बड़ी आसानी से नहीं आया, इससे पहले कई साल तक कई साइंटिस्ट ने काफी सारा काम किया। जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत साल पहले की बात है जब लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है और इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं जैसे कि सन वगैरह सब कुछ अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो अर्थ इज लाइक द हीरो ऑफ द मूवी। तो अर्थ सेंटर पे है, बाकी सब कुछ उसके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कोपरनिकस, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर पे नहीं है बल्कि सन सेंटर पे है। लेकिन लोगों का ये मानना इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि किसी ने कोपरनिकस की एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फाइनली इसके बाद जाकर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, जैसे कि टाइको ब्रहे ने काफ़ी रिसर्च की, उनके काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया केपलर ने। इनफैक्ट सभी ने सुना होगा केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें केपलर ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दिया है ऑन मोशन ऑफ प्लैनेट्स। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी कई साइंटिस्ट्स आए जैसे कि एरिस्टोटल, गैलीलियो वगैरह, जिन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रखा था एंड फाइनली जाकर सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे लोगों ने इतना काम किया और लास्ट में जो लॉ बना वो बन गया न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेल, ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने कुछ भी नहीं किया, राइट? तो उस जमाने में न्यूटन ने पहली बार एक ऐसा लॉ फॉर्मुलेट किया विच वॉज अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ बोले तो ये लॉ जो है इट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो कैसे भी बॉडीज हो, सबके लिए ये लॉ एप्लीकेबल था, विच वॉज अ बिग थिंग। कि मतलब एक ऐसा लॉ दिया जो सबके लिए है, राइट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो एक तो ये खास बात थी। इसके अलावा दूसरी खास बात ये थी कि न्यूटन ने जो ये लॉ दिया था, दिस लॉ वाज लाइक पावर पैक्ड विथ मैथमेटिक्स। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंटली या फिर सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने लॉ दे दिया। लॉ के साथ साथ उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स भी दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की और उस समय के हिसाब से दैट वाज रियली अ बिग डील। तो इस वजह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डेफिनेटली स्पेशल। ठीक है, तो चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ये लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी दो बॉडीज, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल, किसी भी दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चाहे वो ये दो बॉल हो, चाहे वो ये बॉल और ये मोबाइल हो,
या फिर ये कुछ भी हो, चाहे हम इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हो या फिर हम प्लैनेट्स जैसी चीजों की बात कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग, किसी भी दो बॉडीज के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन ऑब्जेक्ट के मासेस से। मतलब अगर इनका मास ज्यादा है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर इनका मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। और ये फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस पे। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो कुल मिला के ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट एग्जिस्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। इस यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इस लॉ को मैथमेटिकली देखें तो ये कुछ यूं होता है कि लेट्स सपोज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के बीच में दैट इज F, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट इज m1 m2, जहां पर m1 और m2 जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जहां पर r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको दोनों को अगर हम साथ में मिला दें तो इट इज लाइक F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं एक कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट विच इज कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वी विल टॉक अबाउट G इन मोर डिटेल। अभी थोड़ी ही देर में हम G के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले एक न्यूमेरिकल हो जाए। तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। तो सिचुएशन को समझने के लिए बना लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, जिसके तीनों एंगल्स बराबर हो। तो ये मेरा ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है और क्वेश्चन कहता है कि हर एक वर्टेक्स में एक m मास लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid of the triangle? Centroid बोले तो ऐसा पॉइंट जहां पर ये ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मीट करते हैं। ये चीजें तो हमने बचपन की क्लासेस में पढ़ रखी है। सो लेट्स से ये मेरा पॉइंट G है और क्वेश्चन कहता है कि इस पॉइंट पर एक 2m का मास है। ठीक है, निकालना क्या है कि इस 2m के मास पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा m मास इस पॉइंट A वाले m की वजह से, एक फोर्स एक्ट करेगा पॉइंट B वाले m की वजह से, और एक फोर्स एक्ट करेगा पॉइंट C वाले m की वजह से। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्या किस चीज का यूज करेंगे? वही अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कहता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर स्पेशल ध्यान देना है डायरेक्शन पे। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन G ड्यू टू A, यानी कि G पर जो फोर्स लगेगा A पर जो मास है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा G इंटू m1 m2। m1 क्या हो जाएगा m और 2m, ये हो जाएगा m1 m2 की वैल्यू। सो G इंटू m इंटू 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। A से लेकर के G तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब देखो इस क्वेश्चन में सारा खेला डायरेक्शन का है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम अपना x एक्सिस और y एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं। लेट अस से कि ये मेरा x एक्सिस है एंड लेट अस से कि ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, तो उस केस में यहां पर G के ऊपर जो फोर्स लगेगा A की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस के अलोंग है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा, J। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ठीक इसी तरीके से हम निकालते हैं फोर्स ऑन G ड्यू टू B। ठीक है, तो अब मेरा m1 और m2 क्या हो जाएगा, m और 2m। ठीक है, तो ये हो जाएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब BG की वैल्यू भी दी हुई है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब डायरेक्शन का यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर है क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। अब ये वाला डायरेक्शन ना तो एग्जैक्टली x एक्सिस पे है ना ही y एक्सिस पे है, लेकिन हम इसके x और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स तो निकाल ही सकते हैं, करेक्ट। तो अब थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पे, ये जो BG जो वेक्टर है
इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर क्या है माइनस एक्स है और इधर क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, इसका आधा एंगल 30 डिग्री होगा, राइट। तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, तो अब ये 30 डिग्री है तो ये जो बीजी वेक्टर जो है, ये वाला जो वेक्टर है जीबी जो भी कह लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इस बीजी का जो मैग्नीट्यूड है विच इज 1, बीजी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 दिया हुआ है, तो 1 cos 30 डिग्री किसके अलोंग, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग विच इज टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि माइनस आई कैप प्लस 1 sin 30 डिग्री, 1 sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन में। ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन है माइनस जे कैप। देखो बच्चों मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक वेक्टर को रिजॉल्व किया है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, बस उतना ही किया है। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये जो फोर्स जीबी था इसका डायरेक्शन की जगह हम लिख देंगे माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत से बच्चे एग्री करेंगे कि यही वाला पार्ट था इस क्वेश्चन का जहां पर बच्चे फंस रहे थे, बाकी क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। तो ठीक इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी। तो क्या हो जाएगा, अब देखो C में ये M है, ये 2M है, तो GM1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो GC का जो वैल्यू है, CG या GC जो भी कह लो, दैट इज ऑल्सो 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा GC, तो GC वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, GC का मैग्नीट्यूड विच इज 1, और यहाँ पर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 cos 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है तो इधर हो जाएगा आई कैप प्लस 1 साइन 30 डिग्री, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस वाई की तरफ, सो दिस इज माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यही वैल्यू यहां डाल देंगे, आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने तीनों जो फोर्सेस जी पर लगेंगे ड्यू टू ए, ड्यू टू बी और ड्यू टू सी, ये तीनों को हमने सेपरेटली तो निकाल लिया। अब अगर हमें जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है जी पर, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ड्यू टू ए प्लस एफ जी ड्यू टू बी प्लस एफ जी ड्यू टू सी, तीनों का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम जब तीनों का करेंगे तो कुछ चीजें तो देखो कॉमन आ जाएंगी, जैसे कि जी 2gm स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट है ये कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, जे कैप माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री प्लस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर आई कैप कॉस 30 माइनस आई कैप कॉस 30, ये तो स्ट्रेट अवे कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट फोर्स है जी पर दैट कम्स आउट टू बी 0। अब देखो लॉजिकली भी अगर डायग्राम को देखो ना तो सिमेट्री के सेंस में भी आप देखोगे कि भाई ये एक बीच का पॉइंट है जहां पर तीनों साइड से सेम फोर्स लग रहे हैं, राइट तो उसमें नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों साइड में क्या है, मास m है, तो लगभग बराबर ही फोर्स लगेगा तीनों तरफ से। उसके वजह से जो क्या हो रहा है, इसका नेट फोर्स जो है इस पॉइंट पर ये 0 हो जा रहा है। तो इससे हमने पहला वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट वर्टेक्स a इज डबल्ड। मतलब ये जो पॉइंट a का जो मास है ना, ये m की जगह अगर 2m हो जाए तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि तब रिजल्टेंट फोर्स जी पर 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर ए पे ज्यादा मास है, तो इसका मतलब ए की तरफ एक नेट फोर्स रहेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो यहां पर क्या चेंज होगा,
एफ जी ए की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ए का जो मास है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ पर Gm1m2, अब यहाँ पर m1 और m2 दोनों ही 2m हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जी कैप ये रहेगा। तो अब इसके वजह से जो मेरा एफ रिजल्टेंट था उसमें क्या चेंज आएगा, बाकी देखो सारी चीजें सेम ही रहेंगी, सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें हमने 2gm² कॉमन लिया था, पहले जो है अंदर जे कैप था, अब अंदर 2j कैप रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक 2 का टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, राइट। सो 2j कैप माइनस जे कैप साइन थीटा माइनस जे कैप साइन थीटा। अब आप पूछोगे कि कॉस थीटा वाले टर्म्स कहाँ गए, वो तो कैंसल आउट हो गए थे, राइट, वो यहाँ पर भी कैंसल आउट ही हो जाने हैं उनको। सो 2gm² और अंदर हो जाएगा 2j कैप, साइन थीटा इज 1/2, सो माइनस 1/2 j कैप माइनस 1/2 j कैप, दैट इज माइनस j कैप। सो दिस विल बी इक्वल टू 2gm² j कैप। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन पॉइंट G। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने किसी एक वर्टेक्स पर मास को चेंज कर दिया तो जो रिजल्टेंट फोर्स था सेंट्रॉइड पर वो भी चेंज हो गया। अब यार एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि ये जो G है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आखिर है क्या। तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश इन 1798। तो उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे G की वैल्यू पता चली हमें। तो उनका एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो कुछ यूं था, अब मैं वो सेटअप यहाँ बना तो नहीं सकती बट मैं एक ऐसा डेमो आपको दिखाती हूँ जिससे आपको वो सेटअप समझने में आसानी हो। तो कैवेंडिश ने इस तरह का एक बार लिया, इस तरह का एक रॉड लिया जिसके दोनों तरफ दो छोटे छोटे लेड के बॉल्स अटैच कर दिए और उसे इस तरह से एक स्ट्रिंग से लगा के यूं छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने दो बड़े साइज के लेड के बॉल्स लिए, एक को रखा इस ब्लू वाले बॉल के पीछे और दूसरे को रखा इस रेड वाले बॉल के आगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अब देखो ब्लू वाले बॉल के पीछे एक बड़ा सा लेड का बॉल है। ठीक है, हमें क्या पता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो ब्लू वाला बॉल है ये पीछे की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो रेड वाला बॉल है वो आगे की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये भी समझो कि उन्होंने बड़े बॉल्स क्यों लिए। बड़े बॉल्स इसलिए लिए ताकि चूंकि ये बॉल्स छोटे हैं तो ये जो है बड़े बॉल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ताकि मूवमेंट इसमें दिखे हमें। अब जैसे ही इसमें मूवमेंट होगा तो क्या होगा, अब देखो क्या हो रहा है इस रॉड के साथ, इसके अंदर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब ये बेसिकली रोटेट कर रहा है इस तरीके से, राइट। अब ये जो रोटेट करना शुरू होता है, अब एक बार तो ऐसे रोटेट कर लिया बट एक बार यूं रोटेट करने के बाद ये ऐसे स्टॉप नहीं हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर ना इस तरह की रोटेशन चलती रहती है अनटिल एंड अनलेस इट रीचेस इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है, लेट अस सपोज कि आपके पास इस थैली में एक एप्पल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यूं घुमा दिया, मैंने इतना ही काम किया है। अब अगर मैं इसे छोड़ दूं, एज इट इज छोड़ दूं, तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। देखो क्या होगा, जैसे ही मैं छोड़ दूंगी तो ये वापस यूं 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 घूम के फाइनली इक्विलिब्रियम पर आएगा, फाइनली रेस्ट पर आएगा। तो बेसिकली ऐसी ही चीज हो रही थी कैवेंडिश के सेटअप के अंदर भी। तो यहां पर जो एक टॉर्क लग रहा था जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा था, वो टॉर्क क्या था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल, राइट, दैट इज द डिस्टेंस। फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन छोटा वाला बॉल एंड बड़ा वाला बॉल, दैट इज Gm1m2 बाई d², जहां पर d जो है वो डिस्टेंस है इस छोटे बॉल और बड़े बॉल के बीच में। ठीक है, इसको जब हम L से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ दिस बार, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क बिकेम इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क जब ये इक्विलिब्रियम पर आया, क्योंकि हमने देखा ना इक्विलिब्रियम पर आने के लिए ये यूं 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 घूमता रहेगा, फाइनली इक्विलिब्रियम पे आएगा। सो दिस एंटायर थिंग दैट इज फोर्स इनटू L, जहां पर फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू L इज इक्वल टू टॉर्क थीटा, क्योंकि ये थीटा से रोटेट हो रहा था, करेक्ट। और अब अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस करो तो आप ये देखोगे कि यहां पर ना सारी वैल्यूज नोन थी एक्सेप्ट G, क्योंकि अब देखो मासेस तो उनको पता ही था जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाई लेड बॉल्स की मासेस क्या है, तो M1 M2 उन्हें पता ही थी। D की वैल्यू पता थी कि भाई कितने डिस्टेंस पे उन्होंने बड़े वाले मास को रखा है वो भी पता था, बार की लेंथ भी पता थी, तो L की वैल्यू भी पता थी, कितना रोटेट कर रहा है वो भी हमको दिख रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी थी। तो इस तरह से चूंकि सारी वैल्यूज पता थी तो यहां से हमने क्या वैल्यू निकाल ली, हमने निकाल ली वैल्यू
जी की, और जी की वैल्यू निकल कर आई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जो यूनिट है ना जी का, ये भी थोड़ा सा मतलब लंबा चौड़ा यूनिट है, लेकिन यूनिट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखें यूनिट कहाँ से आता है जी का। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डालते हैं यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो अभी अभी यूनिवर्सल लॉ से हमने क्या देखा कि F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अगर थोड़ा सा घुमा के लिखें तो हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब अगर यूनिट्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस का रेडियस होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मास का यूनिट होता है केजी, m1 m2 है तो केजी स्क्वायर। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जी की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इस यूनिट को आपको इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो कितने सिंपल तरीके से ये यूनिट डिराइव हुआ है, राइट। तो अगर आप रट के नहीं भी रखो तो दैट्स ओके, क्योंकि आप तुरंत ही विद इन सेकेंड्स आप इसको अपने दिमाग में डिराइव कर सकते हो। तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लेड बॉल्स ऑफ मास 20 kg एंड 10 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, m1 और m2 मास की वैल्यू दी हुई है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज r। ठीक है, और हमें ये पता ही है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा दैट विल बी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ध्यान देना है 10 का स्क्वायर नहीं होगा, 10 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो बाकी सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है, तो 10 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे विच इज 0.1 मीटर। तो नीचे हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। तो इतना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी जो मोशन से जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या फिर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज करता है ड्यू टू ग्रेविटी उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, नाम से ही इतनी बात तो हमको नाम से ही पता चल रही थी। ठीक है, थोड़ा और इसका मतलब समझते हैं। बोलने का मतलब है जब कभी भी किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, मान लो कोई एक पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर बैठा हुआ है चुपचाप, इसको कोई तंग नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। लेट अस सपोज मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले गई, ठीक है, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ क्योंकि इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, राइट। तो जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अ फोर्स, तो ऐसे केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है फोर्स से, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जिन फोर्सेस में जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, मतलब कौन सा पाथ हमने लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इनफैक्ट हम लोगों ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में ही, शुरू के लेसन्स में भी, राइट। तो हम जैसे कि जो कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स है, जैसे फ्रिक्शन का जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बोलने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जो वर्क डन है in that course that is equal to the change in potential energy। नाम से देखो potential energy मतलब ऐसी एनर्जी जिसके अंदर पोटेंशियल है कुछ काम करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है
तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है, इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, वो जो वर्क डन है इसके अंदर स्टोर हो जा रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो ये कुछ वर्क डन करेगा, और ये जो वर्क करेगा व्हाट इज दैट, दैट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच वाज स्टोर्ड इन इट। तो इसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो साफ शब्दों में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो चलो अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालते हैं टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम दो सिनेरियोज कंसिडर करेंगे। पहला सिनेरियो जब हम ये मान के चलते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारी सोच है वो कहाँ तक सीमित है, वो अर्थ में सीमित है, राइट? क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज जो है वो चेंज होने लगेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए पहले हम एकदम सिंपल केस देखते हैं। लेट अस सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि है फिलहाल पॉइंट ए पर। थोड़ा और लंबा बनाते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो अर्थ के सरफेस से हाइट है, ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से जो हाइट है दैट इज लेट्स से h2। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये पॉइंट ए से लेट्स से पॉइंट बी पे हो रहा है, और बी की जो हाइट है सरफेस से दैट इज h1। ठीक है, सिंपल सा सिचुएशन है। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, उस बॉडी की कितनी पोटेंशियल है कि वो उस एनर्जी से कुछ वर्क कर सके, राइट? तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा वर्क डन का जो डेफिनेशन है, फोर्स क्या हो जाएगा, देखो किसी भी पॉइंट पर, चाहे हम पॉइंट ए की बात करें पॉइंट बी की बात करें, क्या फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। ठीक है, तो मेरा फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, mg। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैं अभी सारे मेजरमेंट्स कहां से ले रही हूं, सरफेस ऑफ द अर्थ से ले रही हूं। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ जो भी हम मेजरमेंट्स अभी ले रहे हैं उसमें हम मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कांस्टेंट। तो यहां पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, h2 माइनस h1। इतना सा जो ये रेड वाली लाइन है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज बेसिकली h2 माइनस h1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, mgh2 माइनस mgh1, ये भी लिख सकते हैं हम, राइट? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो मतलब जो दोनों पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ दैट इज बेसिकली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? वही तो मैंने समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस बॉडी की कितनी पोटेंशियल है काम करने की। तो जितना उसने काम किया उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, ये था मेरा सिंपल वाला सिनेरियो। अब हम देखेंगे थोड़ा और जेनरिक सिनेरियो, जहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है कि g जो है वो कांस्टेंट ही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जहां हम g को कांस्टेंट नहीं मान के चलते हैं तो मुझे सिचुएशन को बहुत जेनरिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिचुएशन को जेनरिक करने के लिए मैं थोड़े से अपने एजम्पशन में चेंजेस करूंगी। ठीक है, मैं अब जितने भी मेजरमेंट्स लूंगी वो मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से लूंगी। ठीक है, ऐसा मान के चलूंगी मैं। ठीक है, सो यू जस्ट सी हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो अब मान लो यहां पर भी मैंने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, बट यहां पर मैं इनके सरफेस से हाइट के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि ये जो पॉइंट 1 है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, जो पॉइंट 2 है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। पोजीशन वेक्टर कहां से, मतलब हम ओरिजिन से मान के चल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है। ठीक है,
ओके अब हम ये भी कह रहे हैं कि भाई g जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर समहाउ ये कहना चाह रहे हैं कि g जो है ये r का फंक्शन है। मतलब डिस्टेंस के साथ जो है इसकी जो वैल्यू है ना इट चेंजेस, मतलब इसकी हाइट के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंजेस होती है। जैसे हम लोग ये भी पढ़ते हैं राइट, जो कि इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अदरवाइज वी स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही मान के चलते हैं कि जी जो है जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी जी की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये मेरा सिचुएशन है अभी। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कहता है कि फोर्स किसी भी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर मैं ऐसा एज्यूम करूंगी, मेरा जो लॉजिक जाएगा वो ऐसा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है मेरा अर्थ, क्योंकि अर्थ तो सबके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ है, तो इसीलिए एक m1 मेरा हो गया मास ऑफ द अर्थ। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लेट से 0.1 पे है, ठीक है, तो उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब किसके बीच का डिस्टेंस, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है, तो हम इस लॉजिक का यहां पर यूज करेंगे। अब हम कहेंगे कि यार वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2 क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dr, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, r1 से r2, क्योंकि हम 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं। तो 1 बोले तो पहले r1 से लेकर के r2 तक जाने के लिए मेरा कितना वर्क डन होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ ऐसा। अब f की जगह जो है हम ये वाली पूरी वैल्यू डाल देंगे, सो इट बिकम्स g me इंटू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर dr। द रीजन मैं ये डेरिवेशन करा रही हूँ क्योंकि जनरली बहुत सारे डेरिवेशन मैं नहीं भी कराती हूँ, बट ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि कई बार ना आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जहां पर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अगर आपको दिमाग में डेरिवेशन का आइडिया रहे तो आप न्यूमेरिकल इजीली अप्रोच कर पाते हो। ठीक है, तो ये आ गया। चलो अब इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो जो कांस्टेंट्स हैं उनको तो हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम r1 टू r2। अब जैसे g m e m ये सारे कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर dr फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई आर टू द पावर 2 ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 ये आ जाएगा। तो ये माइनस को हमने बाहर कर दिया और अंदर आ जाएगा 1 बाई आर फ्रॉम r1 टू r2। तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं -gme इंटू m 1 बाई r2 -1 बाई r1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो अभी तो सिंपल मैथमेटिक्स कर रही हूं मैं। सो दिस इज -gme इंटू m डिवाइडेड बाई r2 -gme इंटू m डिवाइडेड बाई r1। ठीक है, और हमें क्या पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट r2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r1, यही होता है वर्क डन। ठीक है ना, तो अब इनको कंपेयर करो। यहां पर ये मैंने वर्क डन निकाला था और ये मेरा वर्क डन होता है एज पर डेफिनेशन। तो अगर हम इसे कंपेयर करें हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इन जनरल डेफिनेशन। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी VR at a distance r from the center of the earth is equal to -gme into m divided by r plus v0। v0 क्या है यार बच्चों, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो उसके साथ में एक कांस्टेंट भी आता है, करेक्ट। तो जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उनको पता होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मेरे वीडियो देखो बेसिक कैलकुलस के। तो ये v0 बेसिकली क्या है, ये v0 जो है ये हम एज्यूम करते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू
हम जीरो एज्यूम करते हैं, तो जहां पर जीरो पोटेंशियल है उस रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर कोई भी हमारे पास किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर पता है, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -GME इंटू m/r, जहां पर m मास ऑफ द अर्थ है और m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वाह, तो हमने निकाल लिया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और देखो कैसे हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमें यह पता चला कि किसी भी डिस्टेंस r पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो क्या होगा, -Gm1m2/r। कूल। इससे हमें यह भी पता चला कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब बारी है समझने की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये क्या होता है। देखो काफी रिलेटेड है दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली काफी रिलेटेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर हम दो मासेस की बारे में बात करते हैं, m1 m2, राइट। अगर आप मैथमेटिकली भी उसके एक्सप्रेशन को दो देखो तो इट इज Gm1m2/r। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं सिर्फ एक ही मास के टर्म्स में। तो बेसिकली इसे डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है प्रोवाइडेड उस पार्टिकल का जो मास है दैट इज यूनिट मास, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो कई जगह ना अलग अलग रेफरेंस यूज होते हैं। कई जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, कई जगह हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, कई जगह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली U और V ये दो कैपिटल लेटर्स के यूज होते हैं टू डिनोट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने का एक और तरीका भी है, मतलब एक और नजरिया है सेम कॉन्सेप्ट को देखने का। दैट इज लाइक अगर हम वर्क डन के टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास। मतलब बेसिकली यहां पर हम दो मास की बात नहीं करते, एक मास को हम गायब कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसे पोजीशन पर है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट एट इंफिनिटी, बहुत दूर किसी पॉइंट पे है, वहां से मुझे इस ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट पे लाना है विच इज एट अ डिस्टेंस r में भी, ठीक है। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। काफ़ी चांस है कि बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है कंफ्यूजन कि ये दोनों जो डेफिनेशन है ये सेम डेफिनेशन है, ऐसा फील ही नहीं हुआ, राइट। मैथमेटिकली इसे देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Gm1m2/r, और मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, m1 m2 में से एक को कर दो गायब, क्योंकि एक क्या है, यूनिट मास है। दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से एक क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -Gm/r। सिंपल, समझ आ गई सबको बात। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म्स में जब भी हम बात करते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चलो बच्चों करें कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 अर्थ सैटेलाइट्स A and B each of mass m are to be launched into circular orbits about Earth's surface at altitude 6,400 km and 1.92 into 10 to the power 4 km respectively. The radius of the Earth is 6,400 km. Find the ratio of their potential energies. ठीक है, तो पहले दिमाग में इस पिक्चर को सेट करो कि हो क्या रहा है। लेट अस सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं वो ऐसे करके घूमेंगे अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। ये बात दिमाग में सेट कर लो। लेट्स से दिस इज द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कुछ यूं घूमेगा अर्थ के चारों तरफ, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट का जो ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो दिया हुआ है, यानी कि अगर ये मेरा सैटेलाइट है तो इसका अर्थ के सरफेस से जो ऑल्टीट्यूड है ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है,
ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, राइट, विच इज Gm1 दैट इज मास ऑफ द अर्थ इंटू M2 डिवाइडेड बाई R। हम ऐसे निकालते हैं G की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये R क्या होता है? R होता है डिस्टेंस ऑफ दैट सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है दैट इज नॉट R, ये R बेसिकली क्या है? अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट का डिस्टेंस, मतलब कि रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ऑल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, करेक्ट। मतलब कि ये अर्थ का रेडियस RE और ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट, दोनों को जोड़ेंगे तब हमें सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो अब चलो दोनों सैटेलाइट्स के लिए निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट A, ये क्या हो जाएगा? माइनस G मास ऑफ द अर्थ, तो दोनों के लिए सेम है, और दोनों सैटेलाइट का मास कितना है? स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय, पहले हम A के लिए निकाल रहे हैं, उसका हाइट है 6400 और अर्थ का रेडियस भी है 6400, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 6400, ठीक है। सो दिस इज माइनस GME इंटू M डिवाइडेड बाई 12800, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सैटेलाइट B का, तो ये हो जाएगा माइनस GME इंटू M डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हाइट अलग है, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ तो 6400 ही है, बट ये है 1.92 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो रेशियो क्या हो जाएगा? PA बाई PB। तो PA बाई PB करेंगे तो देखो दोनों का न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट। इट विल बी समवट लाइक दिस, माइनस GMEM डिवाइडेड बाई 12800 डिवाइडेड बाई माइनस GMEM डिवाइडेड बाई 6400 प्लस 1.92 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.92 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6400 डिवाइडेड बाई 12800। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज PA इज टू PB इज इक्वल टू 2:1। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, ठीक है। तो यहां पर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज द स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड है L, ठीक है, और जो चारों पार्टिकल्स हैं वो इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना है एंड ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट पर माइनस GM1 M2 बाई R, ठीक है। अब देखो यहां पर ये चारों वर्टिसेस पे M है, ठीक है। तो अब अगर लेट्स से वी टॉक अबाउट ये वाला पार्टिकल, तो इस पार्टिकल पे इस M की वजह से होगा, इस M की वजह से होगा, राइट, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हर दो पार्टिकल के बीच में होगा। तो अगर हम इस पार्टिकल को कंसिडर करें तो इनके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, उसी तरह इसके और इसके बीच में होगा, उसी तरीके से इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्क्वायर के चारों वर्टिसेस है आपस में इनके कितने हो जाएंगे? 4 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो इस तरह का जो पेयरिंग है M वाले पेयर हमारे पास कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई, और हर 2 M के बीच का डिस्टेंस कितना है? R, तो L हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के पेयर हमारे पास कितने थे? 4 थे। इसके अलावा और किस तरह के पेयर हमारे पास है जिनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा? एक पेयर इस तरह का हो सकता है जैसे कि लेट्स से ये वाला M और ये वाला M जो कि डायगोनली प्लेस्ड है। तो एक तो ये वाला हो सकता है पेयर, और एक पेयर ये वाला हो सकता है जो डायगोनली प्लेस्ड है,
राइट। तो एम एम जो साइडवेज वाले हैं वैसे 4 पेयर थे, और डायगोनल वाले एम एम कितने पेयर हैं हमारे पास? 2 पेयर है। ठीक है, तो देखो वो वाला पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाएगा। तो डायगोनल वाले 2 पेयर हैं, उनका क्या हो जाएगा? -GM1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो डायगोनल 2m के बीच का जो r है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ये हो जाएगा √2l। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहां से आप GM² को कॉमन निकाल सकते हो। इनफैक्ट 2GM² बाई L, ये पूरा का पूरा कॉमन निकल सकता है माइनस साइन के साथ। तो अंदर बचेगा 2 + 1 बाई √2। इसको फर्दर कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो लेट अस सपोज यहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को U से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? GM/r से। ठीक है, तो यहां पर जो GM/r होगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर का जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर मास से, एक मास से ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है? √2/2l, √2l/2, यही है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर मास की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -G/m डिवाइडेड बाई √2/2l। ठीक है, तो ये एक मास की वजह से होगा। बट ऐसे कितने मास है? 1 2 3 4, ऐसे 4 मासेस की वजह से नेट पोटेंशियल होगा सेंटर पे। तो इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -4GM इंटू नीचे का जो √2/2 है उसका भी एक √2 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई L। तो ये हो जाएगा -4√2GM/L। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अमेजिंग। तो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब भाग जाना, भाग ही जाना हमेशा के लिए, राइट। व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी? एक कहानी सुनते हैं। क्या होता है नॉर्मली, आपने ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि जैसे डॉन होते हैं, डॉन का एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जो है ना जितने भी लोग होते हैं वो सारे उस डॉन से डर रहे होते हैं, उसकी बातें मान रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो डॉन का जो हवा है, वो डॉन का जो डर है, उसका जो पावर है, वो एक एरिया तक ही चलता है, उस एरिया के बाहर नहीं चलता है। तो अगर वो डॉन दिल्ली का है तो मतलब मुंबई में शायद कोई उसे नहीं जानता हो, तो कोई उसकी बातों पे गौर नहीं करेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा ही होता है अर्थ के साथ भी। अब तक हम क्या बात कर रहे थे कि यार मैंने ना बॉल ऊपर फेंकी बट बॉल नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी से उसे खींच रहा है। तो यानी कि जो बॉल है ना, बॉल के अंदर अर्थ की ग्रेविटी का डर है, वो ऊपर तो जाना चाह रहा है बट उसको अर्थ खींच के लेके आ रहा है अपने पास। लेकिन अर्थ भी एक डॉन की तरह है, उसका भी जो ग्रेविटेशन का जो ये हवा है ना, ये एक लिमिट तक ही चलता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन का एक फील्ड होता है, अर्थ के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां तक हम अर्थ के ग्रेविटेशन को फील कर पाते हैं। तो उस एरिया तक तो भैया मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी फेंकूं, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा चला आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन मान लो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इतनी तेज फेंका कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर चला गया, फिर क्या होगा? उस फील्ड के आगे तो उस डॉन का डर नहीं है, उस फील्ड के आगे तो अर्थ का ग्रेविटी फील ही नहीं होता है, तो इस बॉल को वो अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा और ये बॉल कहां चला जाएगा? बाहर, एस्केप हो जाएगा, वापस कभी आएगा ही नहीं। एंड दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वाली वेलोसिटी,
वो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी ताकि वो इतनी दूर चला जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। है ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब सोचो अगर उस वेलोसिटी से बॉल को मारा तो कभी वापस ही नहीं आएगा। बट वो वेलोसिटी होती कितनी है, चलो मैथमेटिकली देखें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी का। तो कॉन्सेप्ट तो लगभग समझ में आ गया है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी बोले तो लेट अस सपोज ये अगर अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सरफेस में से किसी एक पॉइंट से, लेट्स से ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से हम थ्रो कर रहे हैं सच दैट कि जो फाइनल पॉइंट है ना वो कुछ ज्यादा ही दूर है, क्योंकि वो तो वापस आ ही नहीं रहा है। सो दैट्स द फाइनल पॉइंट, मतलब बहुत ही दूर, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो मेरा फाइनल पॉइंट है ना, अगर मैं फाइनल पॉइंट की बात करूं तो ये एस्केप ही हो जा रहा है, तो बहुत दूर चला जा रहा है। सो फाइनल पॉइंट बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उस फाइनल पॉइंट का दैट इज इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी तक भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फाइनल पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम फाइनल पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करें एट इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर कितनी हो जाएगी, हाफ mv² मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी हुई है उस पॉइंट पर, तो हाफ mv² हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इन्फिनिटी पर तो क्या हो जाएगा, माइनस gm1m2, जिसमें m1 क्या है, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ और ये वाले ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। सो gm1m2 डिवाइडेड बाई r प्लस v0, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को हम v0 मान सकते हैं, जहां पर v0 मेरा रेफरेंस है पोटेंशियल का, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ mvf² प्लस v0, ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से देखते हैं इनिशियल पॉइंट पर क्या सिचुएशन है। तो अब हम बात करेंगे इनिशियल पॉइंट की। तो इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mvi², इनिशियल वेलोसिटी अगर vi है। इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस gm1m2, जहां पर कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, माइनस gm1m2 डिवाइडेड बाई r। स्मॉल r क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से जो है अर्थ का सरफेस तक re, और re से वो वाली हाइट जहां से ऑब्जेक्ट की को हम थ्रो कर रहे हैं। सो लेट अस से ये जो हाइट है दिस इज h, तो इसको हम क्या लिखेंगे, re प्लस h प्लस v0। तो इस केस में जो मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी हाफ mvi² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई re प्लस h प्लस v0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को जो थ्रो किया तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी, फाइनल पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी, ये हमने लिख लिया। अब देखो हमें पता है एक लॉ जो यूनिवर्सली ट्रू होता है एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो भैया कंजर्व्ड रहती है, तो यानी कि इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है और फाइनल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली हाफ mvf² प्लस v0 ये किसके बराबर होना चाहिए, हाफ mvi² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई re प्लस h प्लस v0, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो v0 तो कैंसल हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो तो लेफ्ट हैंड साइड के इस टर्म को देखकर ही हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव,
ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, विच मीन्स कि ये राइट हैंड साइड में जो भी टर्म हमें दिख रहा है, दिस टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये वाला जो पूरा टर्म है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बोले तो 0 या 0 से ज्यादा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर उस ऑब्जेक्ट को एस्केप होना है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट एस्केप हो रहा है तो उस केस में उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इधर 0 और पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को एस्केप नहीं होना है तो उसका टोटल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो एस्केप नहीं करेगा, वो रहेगा यहीं कहीं। ठीक है, तो अब इस रिलेशन से अगर हमें v की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा, तो उसके लिए हम इसे इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, टू फाइंड आउट दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ वी आई। तो अब अगर इसमें से वी आई की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर ई प्लस एच। तो ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो अर्थ के सरफेस पर ही है, लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ही थ्रो किया, तो अगर ऐसा हम एज्यूम करते हैं तो उस केस में h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से थ्रो करते हैं तो वैसे केस में वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाई आर ई। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई उस वेलोसिटी की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी अगर आप रूट ओवर 2gm बाई आर ई प्रोवाइड करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है एस्केप कर जाएगा। तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रूट ओवर 2gm बाई आर ई या फिर ग्रेटर देन दिस, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, फुर्र हो जाएंगे, वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर आप चाहो तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक रिलेशनशिप पता है विच इज स्मॉल जी जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर ई स्क्वायर। तो इस रिलेशन के हेल्प से हम ये एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम स्मॉल जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसको इस साल के सिलेबस से उस वाले पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, सो आई होप विद दिस ये आइडिया क्लियर हो गया कि एस्केप वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं और कहां से हमने डिराइव किया इसे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, उसकी वैल्यू। दूसरा ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप अगर करने वाला है तो उसका जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी पॉजिटिव, या तो 0 या फिर पॉजिटिव। अब एस्केप वेलोसिटी जो है वो हर जगह सेम नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी की हमने वैल्यू निकाली दैट इज रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2gre भी लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सब जगह सेम तो होती नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मून की बात करें तो मून के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है। उसी तरह से अगर हम मून के रेडियस की बात करें वो अर्थ के रेडियस का 1/4 होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज चूंकि अलग होती है तो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी जो मून पे होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू जी बाई 6 इंटू आर ई बाई 4। ठीक है, सो 2 3 6, तो ये हो जाएगा रूट ओवर जी आर ई बाई 12। अब हमें क्या पता है, रूट ओवर 2gre जो है ये एस्केप वेलोसिटी है ऑन अर्थ। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2gre डिवाइडेड बाई 24। तो इसे हम रूट ओवर 2gre बाई रूट ओवर 24 लिख सकते हैं, विच इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ
बाय √/24। √/24 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/5 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम जुपिटर गिवन दैट इट्स मास इज 300 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ्स एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स लार्जर गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा कि एस्केप वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, √2gm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अगर हम एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा √2gme दैट इज मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से अगर हम एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम जुपिटर की बात करें तो ये हो जाएगा √2gmj दैट इज मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय rj दैट इज रेडियस ऑफ जुपिटर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम जुपिटर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2gmj मास ऑफ जुपिटर क्या है, 300 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय rj रेडियस ऑफ जुपिटर क्या है, 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब देखो 10 से इसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √30 इंटू 2gme डिवाइडेड बाई re। तो इसे हम लिख सकते हैं √30 इंटू √2gme डिवाइडेड बाई re। अब देखो √2gme डिवाइडेड बाई re ये क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। तो √30 इंटू एस्केप velocity from earth, so this will be equal to √30 into 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अबाउट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का नाम तो सुना ही होगा, राइट? इनफैक्ट ये पुराने ज़माने में, मतलब मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो उस समय वो टीवी के लिए ना वो घरों के ऊपर एंटेना हुआ करता था। तो कभी टीवी पे सिग्नल नहीं आता था तो वो छत पे जाके वो एंटेना घुमाया करते थे कि भाई सिग्नल आया क्या, राइट? तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी ये कहाँ से होती थी, मतलब ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो हमें हमारे टीवी पर इतने सारे प्रोग्राम्स दिख रहे होते हैं तो ये कहाँ से एयर हो रहे होते हैं, राइट? तो इन सब के पीछे किसका हाथ होता है, सैटेलाइट्स का। तो चलो आज समझते हैं कि व्हाट आर सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट्स नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट सबको पता है कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, राइट? अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये ह्यूमन बिल्ड सैटेलाइट्स होते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें हम अर्थ के चारों तरफ घुमाते हैं काफ़ी सारे प्रैक्टिकल यूजेस के लिए, जैसे कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जैसे कि वेदर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए, या फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं जिसकी वजह से हम ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अर्थ के अराउंड छोड़ देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, सुना होगा ना आपने, सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, राइट? तो ये लॉन्च क्या होता है, तो बेसिकली होता ये है कि अर्थ से ही हम एक सैटेलाइट को भेजते हैं ताकि उसे हम एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सेंड कर देते हैं। जैसे ये अर्थ है तो हम उस सैटेलाइट को भेज देते हैं और बोल देते हैं कि भाई तेरा काम है इस ऑर्बिट में तू घूमते रहे, और वो उस ऑर्बिट में घूमता रहता है। बट हम कैसे उसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे भेजते हैं, तो बेसिकली उस सैटेलाइट से ना काफ़ी सारे रॉकेट्स फायर किए जाते हैं विथ द करेक्ट स्पीड, ताकि हम उसको एक सही स्पीड से भेज सके, ताकि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता रहे, मूव करता रहे, मूव करता रहे। एक ऑर्बिट में मूव क्यों रहेगा, अगर वो सही स्पीड के साथ जा रहा है विच इज़ करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो उस ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली मूव करता ही रहेगा। ठीक है, एंड दैट्स हाउ द सैटेलाइट्स वर्क। तो चलो अब ये सीखते हैं कि अर्थ सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और लेट अस से कि यहाँ पर कोई सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है।
ठीक है। एंड लेट्स से यही सैटेलाइट है, वो यूं मूव कर रहा है एंड इसकी जो हाइट है यहाँ से दैट इज h, मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये h हाइट पर है। अब चूंकि ये सैटेलाइट जो है ये किस तरह के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, mv²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, re, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h, ठीक है। और ये फोर्स किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। एट द सेम टाइम एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। m क्या है, सैटेलाइट का मास, कैपिटल me क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका काम क्या है, टू बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर पे आ गिरेगा बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है तो ये काइंड ऑफ बैलेंस्ड है एंड दैट्स वाई जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करता चला जा रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब है कि इस सैटेलाइट को इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज mv²/re प्लस h इज इक्वल टू gm1m2 डिवाइडेड बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। तो re प्लस h इधर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि v² इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाई re प्लस h, या फिर हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू √ओवर gme डिवाइडेड बाई re प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अब इस एक्सप्रेशन से साफ साफ हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे सैटेलाइट जो है वो ज्यादा हाइट पे होगा वैसे वैसे h की वैल्यू ज्यादा होगी, और h की वैल्यू ज्यादा होगी तो v की वैल्यू कम होगी। मतलब जो सैटेलाइट जितना ज्यादा दूरी पे होगा अर्थ के सरफेस से उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो चलो ये तो वेलोसिटी निकल गई। अब निकालना है हमको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा कि भाई सैटेलाइट जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो सैटेलाइट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो मतलब एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज re प्लस h। तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ क्या स्पीड, विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो चलो इनमें वैल्यूज डाल देते हैं, 2πre प्लस h डिवाइडेड बाई v के जगह हम क्या लिखेंगे, √ओवर gme इंटू √ओवर re प्लस h। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2πre प्लस h। अब देखो re प्लस h टू द पावर 1 है, यहाँ पर टू द पावर 1/2 है, तो टू द पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई √ओवर gme। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अब यहां पर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि व्हाट इफ जो सैटेलाइट है दैट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, मतलब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है और ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सैटेलाइट अगर बहुत क्लोज है इसका मतलब है कि h की वैल्यू ये हो जाएगी, दैट मीन्स इन दिस केस h विल बी वेरी वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत क्लोज है इसका मतलब h का जो वैल्यू है वो re रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो ऐसे केस में हम re प्लस h को जो है अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, re लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब इट्स लाइक एक बहुत बड़े नंबर के साथ आप 0.001 ऐड कर रहे हो, तो दैट एडिशन इज नेग्लिजिबल। तो इसलिए re प्लस h को हम re लिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, 2πre
टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर GME। अब इसी को अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिखना चाहे, क्योंकि हमें पता है स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन होता है, राइट, तो उसके टर्म्स में अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर RE डिवाइडेड बाय G। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट जो कि अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा क्लोज है। अब देखेंगे हम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये जो सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, हाफ mv², ऐसे ही तो निकलता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ m, और v के लिए अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था वेलोसिटी जिससे सैटेलाइट मूव करेगा, और वो वेलोसिटी क्या था? वो वेलोसिटी था रूट ओवर GME डिवाइडेड बाय RE प्लस h। तो यही वाली वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे, v का स्क्वायर करेंगे तो इसीलिए रूट ओवर जो है वो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mGME डिवाइडेड बाय RE प्लस h। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -GM1m2 डिवाइडेड बाई R की जगह क्या हो जाएगा? RE प्लस h। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर निकालना हो टोटल एनर्जी, वो तो काफी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा? तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा -GME इंटू m डिवाइडेड बाई 2RE प्लस h। ये निकल जाएगा टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर हमें कुछ खास बातें देखने को मिलती है। टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दो, देखो यही निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ खास बातें नोटिस करते हैं। पहली बात तो ये नोटिस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ना, दैट इज 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटू 2 कर दो तो ये हाफ गायब हो जाएगा और हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। दूसरी खास बात ये है कि जो टोटल एनर्जी है ना, दैट इज नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव साइन है टोटल एनर्जी में, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या होता है? हमने डिस्कस किया था, राइट, जब हम एस्केप वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, कि टोटल एनर्जी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा। तो टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव है या फिर 0 है तो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा। यहाँ पर सैटेलाइट के केस में हम देख रहे हैं टोटल एनर्जी नेगेटिव है, विच मीन्स कि ये एस्केप नहीं करता है, और इसी वजह से सैटेलाइट एस्केप ना करके अर्थ के चारों ओर यूं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो लेट अस सपोज कि ये अर्थ है और यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, और ये सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इसकी जो हाइट है दैट इज 1000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से। अब अर्थ का सेंटर ये है, तो सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं भी है, कोई बात नहीं, इट इज प्रिटी सिंपल। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, विच इज G इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई R², जहां पर R क्या है? ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का रेडियस, जिसे हम ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं। R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? RE प्लस h, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। और चूंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा होगा, विच इज गिवन बाय मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू v² डिवाइडेड बाई R। अब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए ये दोनों बैलेंस्ड रहना चाहिए, यानी कि GMEMS डिवाइडेड बाई R² शुड बी इक्वल टू MSV² बाई R। तो ये R और ये R कैंसिल हो गया, ये MS और ये MS भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू रूट ओवर GME डिवाइडेड बाई R। ये निकल जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। तो अब इनमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? 6380 किलोमीटर, ठीक है।
ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच, मतलब 6380 प्लस 1000 किलोमीटर। अब इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो इसीलिए इंटू 10⁻3। तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 7364 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये सब कैलकुलेशंस जो है ना, ये आप खुद से कर लेना, कुछ गड़बड़ भी मेरे से अगर हुई हो तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट पार्ट कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी तो निकल गया, आप टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πr, यानी कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द, ये जो पूरा रेडियस है, रेडियस कितना है RE प्लस H, यानी कि 6380 प्लस 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई v, वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी 7364, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6297 सेकेंड्स। सो दिस इज द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। अर्थ की सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सैटेलाइट जितना दूर उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा। लॉजिकली सोच के देखो, सैटेलाइट अगर अर्थ से इतना दूर पे है, ठीक है, तो वो इतना बड़ा सर्कल बनाएगा। अगर वो अर्थ से इतने दूर पे है तो वो इतना बड़ा सर्कल बनाएगा, राइट। तो इस सर्कल को कवर करने में भी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट अगर आपने केपलर्स लॉज पढ़े हैं तो उसमें केपलर ने एक लॉ दिया था कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो r की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो t की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात, सैटेलाइट जितना दूर उसकी वेलोसिटी उतनी कम। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अर्थ के जो सैटेलाइट्स होते हैं ये कई कैटेगरीज के होते हैं। जैसे कि एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मतलब जो लो ऑर्बिट पे है। जैसे अगर ये अर्थ है तो इसके जो लोअर ऑर्बिट्स हैं, मतलब इसके पास में जो हैं, दे आर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये लोग जो हैं ये 200 to 2000 किलोमीटर के रेंज में हैं। तो सोचो ये कितने पास हैं। तो इस तरह के सैटेलाइट्स जो है जनरली कम्युनिकेशन पर्पसेस, मिलिट्री पर्पसेस, स्पाइंग, इस तरह की चीज़ों में काम आते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज रफली अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं इनको एक चक्कर लगाने में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेवल आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये जो होते हैं ये थोड़े से इनसे दूर होते हैं। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे अगर लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स है तो कुछ यहाँ पर मिडिल ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। तो इनका जो रेंज होता है डिस्टेंस वाइज दैट इज 2000 किलोमीटर से अप टू 36,000 किलोमीटर्स। तो जैसे बीच वाला रेंज ले लो तो अराउंड 20,000 किलोमीटर्स के रेंज पे इस तरह के सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट, जीपीएस तो सब यूज करते हैं भैया फोन पर, है ना। तो जीपीएस ट्रैकर जो हम यूज करते हैं ना, वो जीपीएस की सैटेलाइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होती हैं इनका टाइम पीरियड होता है अराउंड 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे में एक राउंड पूरा। और एक तीसरा कैटेगरी होता है विच इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इनका रेंज होता है 36,000 किलोमीटर्स और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स, मतलब इनको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। और इस तरह की सैटेलाइट जनरली यूज होती है वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, एटमॉस्फेरिक ट्रैकिंग के लिए, ऐसे पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। तो ये कुछ खास सैटेलाइट्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स, और ये मूव करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में अराउंड द अर्थ। इक्वेटोरियल प्लेन बोले तो लेट अस सपोज कि ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जो है वो खुद ही यूं 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 घूमते रहता है, राइट। अब ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी, ये अर्थ का लेट से ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के प्लेन में ये जो है ये यूं 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 ये वाले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। अब चक्कर कुछ यूं होता है कि अर्थ को जो है एक चक्कर खत्म करने में लगते हैं 24 घंटे और ये वाले सैटेलाइट को भी एक चक्कर खत्म करने में लगते हैं 24 घंटे। इस चक्कर में होता यह है कि अर्थ को जो है ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखता है। हालांकि ये स्टेशनरी है नहीं, ये रेस्ट पे है नहीं, ये घूम ही रहा है, बट चूंकि
अर्थ भी एक चक्कर पूरा कर रहा है 24 घंटे में और ये भी एक चक्कर पूरा कर रहा है 24 घंटे में, इसीलिए अर्थ को फील ही नहीं हो रहा है कि ये मूव कर रहा है। जैसे अगर अर्थ यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, अर्थ घूम के यहाँ पे गया तो ये भी यहाँ पे गया, अर्थ घूम के यहाँ गया ये भी गया, अर्थ घूम के यहाँ गया ये भी गया। तो इस चक्कर में ना दोनों बिल्कुल साथ साथ ही जाते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए अर्थ को ऐसी फीलिंग आती है कि वो जो सैटेलाइट है दैट इज एट रेस्ट, दैट इज स्टेशनरी, इसीलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इन सैटेलाइट्स की खास बात यह है कि ये जो है टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स को रिसीव और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं एक काफ़ी वाइड एरिया पे ऑन अर्थ, एंड दैट्स द रीज़न इन्हें हम इतने सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशन के लिए। इनफैक्ट जो इनसैट की सैटेलाइट्स होती हैं, जो इनसैट होता है दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हैं फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, और ये सारे जो हैं दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब बात करेंगे पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। पोलर सैटेलाइट का नाम ही पड़ा है पोल से, क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये यूं ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब अर्थ का ऊपर वाला पोर्शन पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ पोल के डायरेक्शन में, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स। और ये पोलर सैटेलाइट्स जो है ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब अर्थ से वो नज़दीक वाले एरिया में ही, बहुत दूर नहीं मूव करते हैं, अर्थ के पास वाले एरिया में ही ये मूव करते हैं, एंड दे आर जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE। तो इट इज लाइक सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो जिसका रेडियस है, अब सर्कुलर ऑर्बिट का ये पूरा जो रेडियस है दैट इज 2 RE, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसे जो है एक बड़े ऑर्बिट में लेके जाना है, लाइक दिस। तो हम इसे यहां से लेके जाना चाहते हैं यहां पर, जहां पर इसका जो रेडियस है ये कितना हो जाए 4 RE। अब यहां से सैटेलाइट को यहां ले जाने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी डालना होगा, राइट। सो मुझे वो डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो इनिशियल पोजीशन है, यानी कि जो ये वाला पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में जो मेरी टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, -g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ऑर्बिटल रेडियस दैट इज 2 RE। उसी तरह फाइनल पोजीशन पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, -g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस, रेडियस हो जाएगा 4 RE, ठीक है। तो फिर चेंज इन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू -GMEM डिवाइडेड बाई 2 RE। जितनी चीजें कांस्टेंट है उनको हमने बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1/4 माइनस 1/2। तो फिर डेल्टा E की जो वैल्यू है चेंज इन टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, GME इंटू M डिवाइडेड बाई 8 RE, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। अब देखो G, कैपिटल G कांस्टेंट होता है, वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है, मास ऑफ द सैटेलाइट दिया हुआ है 400 kgs, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें डेल्टा E की वैल्यू मिल जाएगी 3.13 इंटू 10⁹ जूल्स। तो यानी कि इतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा तभी जाके ये 2 RE रेडियस से 4 RE रेडियस के ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने आंसर कर दिया। सेकेंड पार्ट है कि इसका काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था एनर्जीज के बारे में, हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है -GM1M2/2R। जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका भी जो वैल्यू होता है दैट इज सेम एज टोटल एनर्जी, बस उसमें जो है नेगेटिव साइन के बदले में पॉजिटिव साइन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी,
ये चीजें हमने पढ़ रखी थी जब हम ऑर्बिटल एनर्जी की बात कर रहे थे, जब हम एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की एनर्जीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी माइनस ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 3.13 इंटू 10⁹ जूल्स। और इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द चेंज इन टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.13 इंटू 10⁹ जूल्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंजेस इन टोटल एनर्जी। तो देखो इस तरह से जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ऐसे यूज होते हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है उससे पहले बताओ ये कि वेट क्या होता है। वेट बेसिकली वो फोर्स होता है जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ी हूं जमीन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये फील क्यों होता है दैट आई हैव सम वेट, राइट। मुझे अपना वजन फील क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ऑब्वियसली अर्थ का ग्रेविटेशन तो है ही, तो अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं जिस जमीन पर खड़ी हूँ वो जमीन भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेरे ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, और वो फोर्स चूंकि मेरे ऊपर एग्जर्ट हो रहा है सो आई कैन फील द वेट ऑफ माई बॉडी, ठीक है। यही अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें नीचे से अर्थ का ग्रेविटेशन तो मुझे खींच रहा है बट नीचे से ऊपर की तरफ मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब मुझे अपना वजन फील नहीं होगा। क्या आप सोच सकते हो रियल लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन जब ऐसा होता है हमारे साथ, जब हमें अपना वेट फील नहीं होता है, हमें ऐसा फील होता है जैसे हम बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं, ऐसा कब फील होता है? सोचो, कभी मेले में गए हो और बहुत तरह तरह के झूले पर चढ़े हो। आजकल तो इनफैक्ट जो कुछ ऐसे वो सब वंडरला टाइप की जगह होती है जहाँ पर आपको फ्री फॉल वाले झूले मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक कोई छोटे से मेले में भी गए हो जहाँ पर वो गोल गोल घूमने वाले झूले पे आप चढ़े हो, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट से नीचे आते हो उस समय आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको ऐसा लगता है अचानक जैसे सब कुछ हल्का हो गया है, राइट। ऐसे जूम नीचे आते हो, उस समय क्या हो रहा होता है? उस समय भी अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो आपको नीचे खींच रहा होता है, लेकिन जो नीचे का जो जमीन है ना वो आपके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा होता है। बेसिकली आपका फ्री फॉल हो रहा होता है, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं, राइट। जिसमें हम बस यूं गिरते चले जा रहे हैं, कोई हमें नीचे से ऊपर की तरफ धक्का नहीं मार रहा है, और तब हम फील करते हैं वेटलेसनेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब फ्री फॉल होता है तब वो वेटलेस फील करता है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड वेटलेसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें सैटेलाइट्स के टर्म्स में, तो हमने ऐसा सुना है और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सैटेलाइट्स के अंदर भी वेटलेसनेस फील होता है। सैटेलाइट्स के अंदर जो है वो फ्री फॉल वाला सिचुएशन होता है जिसे हम नो ग्रेविटी सिचुएशन कहते हैं, जहां पर ग्रेविटी फील नहीं होती है। लोगों को ना वेटलेसनेस वाली फीलिंग आती है, फ्री फॉल वाली फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले कि मैं रीजन बताऊं, पहले तो ये समझो कि सैटेलाइट्स अपनी जगह पे होती क्यों है। तो लेट अस सपोज कि ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट यू गोल गोल क्यों घूम रहा है? इसके दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक है टेंजेंशियल वेलोसिटी जो ये इसे आगे भेज रहा है कि भाई तू आगे जा, और दूसरा है ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो इसे सेंटर की तरफ लेके आ रहा है, राइट। आपने देखा होगा थ्रू आउट जो भी हमने बातें की उसमें हमने दो फोर्सेस की बात की, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इनके बीच में है, और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो जो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स है वो उसे सेंटर की तरफ धक्का दे रहा है, लेकिन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो उसे आगे बढ़ा रहा है। फिर जो सेंटर में की तरफ खींच रहा है फिर वो आगे बढ़ा रहा है। तो कुल मिला के ये जो है ये इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमे जा रहा है, राइट। व्हाट वी नोटिस इज ये जो सैटेलाइट है ये एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो बिल्कुल एक सैटेलाइट के अंदर बैठे हुए लोगों की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उन राइडर्स की हालत है जो फ्री फॉल वाले झूले में बैठे हैं, क्योंकि वो जो झूला है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है?
अर्थ का अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। सिमिलरली सैटेलाइट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? अर्थ का अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। बट जो राइडर है, जो बैठा हुआ है उस झूले के अंदर, उसे ऊपर की तरफ का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वही हो रहा है सैटेलाइट के अंदर जो बैठा है। तो एज अ रिजल्ट सैटेलाइट के अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं या जो भी कुछ होता है, उसके अंदर हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे एंड आई होप विद दिस ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ट्राई करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। हालांकि बाद में एक ऐसा वीडियो और भी आएगा जिसके अंदर हम ग्रेविटेशन के खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक और वन शॉट वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।